Hello everyone, welcome to Knowledge Point. From this video lecture onwards in class 12th NCERT chemistry a new unit has been started, that is biomolecules. तो आज के वीडियो लेक्चर से एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर सम मॉलिक्यूल्स और समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लाइफ। मीन्स बायो का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। एंड मॉलिक्यूल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ी रखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू कंपाउंड्स और यू कैन से मोर देन टू एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स किससे लाइफ से रिलेटेड होंगे, लाइफ से जुड़े हुए होंगे, या आप कह सकते हैं लिविंग सिस्टम से जुड़े हुए होंगे, वो कहलाएंगे बायो मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द लिविंग सिस्टम फ्रॉम द नॉन लिविंग सिस्टम। आप लिविंग सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या लिविंग सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग सिस्टम्स की, दैट इज़ दे आर ग्रो। लिविंग सिस्टम्स ग्रोथ को शो करेंगे, वो ग्रो होंगे, खुद को सस्टेन करेंगे वो। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन की। जो लिविंग सिस्टम होते हैं वो खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि नॉन लिविंग सिस्टम्स खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए ट्री। ट्री क्या है? एक लिविंग सिस्टम है। ह्यूमन बींग्स क्या है? एक लिविंग सिस्टम है। एनिमल्स क्या है? लिविंग सिस्टम है। तो ट्रीज क्या है? खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद के सीड्स को जनरेट करते हैं, और वो सीड्स क्या होते हैं? फर्दर जर्मिनेट होकर रिप्रोडक्शन करते हैं, किसका? ट्रीज का। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स क्या करते हैं? खुद का रिप्रोडक्शन करते हैं, खुद को सस्टेन करते हैं और ग्रोथ शो करते हैं। तो इस तरह से ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन करते हैं किसको? लिविंग सिस्टम्स को। और ये जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली कंपोज होते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये जो नॉन लिविंग कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो लिविंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो कुछ एग्जांपल्स बायो मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एट्सेट्रा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होते हैं जो पार्ट होते हैं किसके? लिविंग सिस्टम्स के। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जैसा कि आपने देखा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स। ये किससे मिलकर बना है? ये कार्बन प्लस हाइड्रेट्स से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रेट्स क्या होते हैं? समथिंग रिलेटेड टू वाटर, मीन्स H2O। यहाँ पे H2O आने वाला है। कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनका जनरल फार्मूला आपको किस तरह का दिखेगा? जनरल फार्मूला इनका होता है CxH2O बाई। ये पार्ट किसका है? दिस पार्ट इज ऑफ हाइड्रेट्स एंड दिस इज कार्बन। तो ये जो कार्बन के हाइड्रेट्स हैं ये कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल फार्मूला देख लिया आपने, CxH2O बाई। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स इस जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? इस फार्मूला पे बेस्ड होंगे, बट सारे के सारे नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल रैमनोज। रैमनोज का जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H12O5, जो कि इस जनरल फार्मूला से बिलोंग नहीं करता है, बट फिर भी ये क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स भी अवेलेबल हैं जो इस जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको आप दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H2O का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसी जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है, CxH2O बाई, बट एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस डिस्कशन से आपने क्या समझा कि जो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है? इस जनरल फार्मूला को फॉलो करेंगे, CxH2O बाई को। बट कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जो इस जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। साथ ही साथ कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो इस जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इज ए नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड एंड बट फॉलो दिस जनरल फार्मूला। एंड रैमनोज क्या है? रैमनोज इज a carbohydrate but does not follow the general formula of carbohydrates। तो अब देखते हैं द केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। अभी तक देखी थी जनरल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होते हैं? एक्चुअली द कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, और ये कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस द सच यूनिट ऑफ ऑन द हाइड्रोलिसिस। मीन्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, या ऐसे कंपाउंड जो अपॉन हाइड्रोलिसिस क्या करें? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स को दें। मीन्स अपॉन हाइड्रोलिसिस वो प्रोड्यूस कर रहे हों पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, या इटसेल्फ वो पहले से ही ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हों, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें शुगर का पार्ट्स होता है। मीन्स ये स्वीट होते हैं इन टेस्ट, दैट्स वाई दीज आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। क्या समझे आप यहाँ से
केमिकल डेफिनेशन से पता चला कि कुछ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो क्या हों, ऑप्टिकली एक्टिव हों और पॉलीहाइड्रॉक्सी हो तो क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। या कुछ ऐसे कंपाउंड, कोई भी एक एक्स कंपाउंड है जो अपॉन हाइड्रोलिसिस क्या दे, अपॉन हाइड्रोलिसिस आपको दे दे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे दे, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, दी दोज ऑल आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। मीन्स जब भी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस तरह का रिस्पॉन्स वो देंगे, किस तरह का बिहेवियर दिखाएंगे, तो उस पर बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है, दैट इज मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और ये बेस्ड है किस पे, ऑन द बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। मीन्स जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे और उसके बाद उनका रिस्पॉन्स किस तरह का है। तो मोनोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पे वो फर्दर सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, या सिंपलर यूनिट का मतलब क्या होगा, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज ये तीनों क्या हैं, ये तीनों मोनोसैकेराइड्स हैं, क्योंकि इनकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दी जाए तो ये फर्दर आपको सिंपलर यूनिट्स नहीं देंगे, किसकी, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करा दी जाए तो ये क्या करेंगे, 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे अपॉन हाइड्रोलिसिस। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। मीन्स क्या है इनमें पैटर्न नोट करने वाला इंपॉर्टेंट, 2 to 10 मीन्स 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ये अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो ये कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड। और 10 से ज़्यादा यूनिट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे डाइसैकेराइड। मीन्स इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये डाइसैकेराइड है। 3 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस हो रहे हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस तो ये ट्राइसैकेराइड है, और 4 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस तो ये ओलिगोसैकेराइड क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड टेट्रासैकेराइड। फॉर एग्जांपल सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं। तो यहाँ पे कितने मोनोसैकेराइड्स बने, 2, एक तो ग्लूकोज हो गया, दूसरा फ्रक्टोज हो गया, तो टोटल कितने मोनोसैकेराइड्स बने, यहाँ पे 2 बने। तो जो सुक्रोज होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, वो कहलाएगा आपका डाइसैकेराइड। क्यों, क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड इसने अपॉन हाइड्रोलिसिस क्रिएट किए हैं। अगर यहीं पे क्या होता है, 3 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हो रहे तो होते अपॉन हाइड्रोलिसिस तो ये क्या कहलाता, तो ये कहलाता ट्राइसैकेराइड, बट सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड में बताया था अगर 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हों अपॉन हाइड्रोलिसिस दैन दिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज और गम। स्टार्च, सेलुलोज, गम ये तीनों क्या करते हैं, अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। और जो पॉलीसैकेराइड्स की विशेषता है कि ये स्वीट टेस्ट नहीं देते हैं, और इस वजह से इनको नॉन शुगर्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन एक और है, ये डिपेंड है ऑन द फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजेंट पे। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर दें तो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स, और रिड्यूस अगर नहीं कर पाएँ तो ये कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो सभी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, चाहे वो एल्डोज हों चाहे वो कीटोज हों, वो सारे के सारे कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो फेलिंग्स सॉल्यूशन है या टॉलरेंस रीजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय दीज मोनोसैकेराइड्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग शुगर्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इसके आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच।